अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट एंड हाउ मोहम्मद बिन कासिम कन्वर्ट सिंध। ठीक है, कल हमने देखा था कि राजा दाहिर कैसे किंग बना या रूलर बना सिंध का, और राजा दाहिर को जो डिफीट करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, उसने कैसे डिफीट किया और कैसे वो रूलर बना सिंध का। और हम ये भी देखेंगे कि राजा दाहिर को हीरो कंसीडर किया जाता है या मोहम्मद बिन कासिम को हीरो कंसीडर किया जाता है। और ये भी देखेंगे कि अरब कैसे यहाँ पे आते हैं और कैसे अपनी हुकूमत यहाँ पे पेश करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे कि अरब आए कैसे थे यहाँ पे। अब अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बैकग्राउंड देख लें तो वो ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं आते ट्रेड करने के लिए। वो आते हैं, जाते हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली कुछ 100 सदियाँ पहले अरब ने भी ऐसे किया था। अरब से हमारा ट्रेड चलता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहता था। जैसे ट्रेड में हम रेशमी क्लॉथ देते थे, आइवरी देते थे या स्पाइसेस देते थे, और दूसरी चीज़ें सिर्फ हम देते नहीं थे, कुछ लेते भी थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा चलता रहता था। ठीक है, और अरबों का ये ट्रेड चाइना में भी चलता था, मलेशिया में भी चलता था, श्रीलंका में भी चलता था, इंडिया में भी चलता था, और काफ़ी दूसरी जगहों पे भी चलता रहता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया और अरब का एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। ठीक है, तो अरब का जो ट्रेड था वो चलता रहता था। ऐसे ही अरबों का जैसे इंडिया में ट्रेड चलना शुरू हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को कोस्टल एरियाज में रेजिडेंसी दिलवा दी। ठीक है, कि अगर हमें आने में हम सी साइड से आते हैं, आने में 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ पे सेटल हो जाएं और ऑफिशियली सेटल हो जाए। ठीक है, ऑफिशियल सेटल होने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इलाके थे, मलाबार था या डेबल था या कोरमंडल था, ऐसे इलाकों में वहाँ बसना शुरू हो गए। और ये अरब जो थे वो थे भी मुसलमान। अब मुसलमान होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एथिक्स होंगे, मोरालिटी होगी, मैनर्स होगी। अगर मुसलमान नहीं भी है तो जिसको लालच होती है जहाँ पे रेजिडेंसी लेने की, तो वो अपना इखलाक, अपना जो एटीट्यूड है वो तो सही ही रखेगा ना। सही है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपने एथिक्स मोरल्स की वजह से जो लोकल एरियाज के विमन थी उनको, वो जो अरब थे या मुसलमान थे, उनको ये पसंद आने लगे और उनकी शादी हो गई। ठीक है, अब शादी हो गई तो इनको क्या था कि अब सेटल भी होना है, तो विमन को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पे रेजिडेंसी इनकी होगी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं पे भी सेटल होने के लिए डायरेक्ट हम किसी भी हमला नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे अपने रूट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या ठीक है, हमारी हो गई, अरबों की रेजिडेंसी यहाँ पे हो गई, रूट्स मजबूत हो गए। सही, अब अरब कंटेस्ट कैसे करते हैं, हम पे कैसे हमला करते हैं और क्या होता है। फर्स्टली ये चीज़ें भी देखनी है कि क्या कॉजेस थे। एक कॉज ये था अरबों का कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को नबूवत आई तो उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब प्रीचिंग करना, इस्लाम को फैलाना है, तो इस्लाम को फैलाने के लिए भी हमें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। मीन्स खलीफों को जाना पड़ता था, साहबों को जाना पड़ता था, लेटर्स लिखे जाते थे। उसके अलावा ट्रेड भी करते थे और इस्लाम की प्रीचिंग के भी लेटर्स दिए जाते थे। सिमिलरली ऐसा तो नहीं था ना कि प्रीच करेंगे और आराम से इनको प्रीच करने देंगे, कोई बगावत भी करेगा, कोई नहीं भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली एक जो रिबल का ग्रुप था, खिलाफत रिबल्स का ग्रुप था, अल्फी ट्राइब, जो कि ओपनली बगावत करते थे कि आपको एनी हाउ इस्लाम कबूल करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको सजा वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये एक ओपन रिबेल की थी खिलाफत के दौर में। तो उनको जो खलीफा था, जैसे गवर्नर हम समझते हैं हजाज बिन यूसुफ, इन अलाफी ट्राइब्स को भेज दिया था इंडिया के साइड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की साइड पे थे, कुछ ऐसे रिबल्स थे जिनको उसने चाइना में भेजा था, जिनको कुछों को मलेशिया में भेजा था, तो ऐसे ही कुछ को इंडिया में भेज दिया था, ताकि जैसे काफरों का मुगल ठीक हो जाएगा तो फिर इनको वापसी बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो जब ये अलाफी ट्राइब्स का मामला इराक में और इस्लामिक ममालिक में ठीक हो गया, तो हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा कि अब हमारे पास जो मामला है ठंडा हो चुका है, इनको वापस भेज दो। ठीक है, तो राजा दाहिर ने खत में लिखा कि मैं इनको वापसी नहीं दूंगा आपको, ये बस हमारे पास रहेंगे। एक ये कॉज बताया जाता है। ठीक है, अब हिस्टोरियन ने बताया है, क्या पता ये सही बात है, क्या पता नहीं बात है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ है। एक और इन अदर सडन कॉज ये है कि प्लंडरिंग ऑफ मुस्लिम शिप्स ऑफ सेलून एट लेवल। प्लंडरिंग का क्या मकसद है कि अब देखिए, इंडिया के ईस्ट या नॉर्थ साइड में श्रीलंका है। अब श्रीलंका एक मुस्लिम ममालिक है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ग्रेवयार्ड है। ठीक है, और एक तो ये मुस्लिम मुल्क है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। उसके अलावा कुछ इससे मुसलमान भी आते हैं बाहर के ममालिक से श्रीलंका, ताकि हज़रत आदम की ग्रेवयार्ड की वो लाइक पिलग्रिम आ सके और दुआ वगैरह मांग सके। ठीक है, तो वहाँ के जो मुस्लिम थे सेलून के, उन्होंने सोचा कि हज का महीना आ चुका है, हम अरब जाके हज करने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो भी श्रीलंका के लोग थे, कुछ और लोग थे मुसलमान। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम हज करने के लिए बाहर जाएंगे, तो रास्ते में उनके जो शिप्स थे उन पे हमला कर दिया इन हिंदुओं ने। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इन राजा दाहिर के हिंदुओं ने हमला कर दिया, उनको लूटा, उनके लाइक एक प्लंडर किया, रॉबरी की, उनको लूटा, उनके जो मेल्स थे, मेल्स वर लूटेड, वुमेन वर मोलेस्टेड, चिल्ड्रन वर किडनैप। ठीक है, तो ये मुसलमानों ने कुछ 6 महीने तक इनके साथ ये ज़्यादती होती रही। इन मुसलमानों ने हजाज बिन यूसुफ को खत लेके, श्रीलंका के खत लेके कि हम यहाँ पे डेबल के जो रिवर है वहाँ पे हम फंस चुके हैं, आप हमें बचाओ। ठीक है, तो हजाज बिन यूसुफ को जब ये खत मिला कि हमारे मुसलमान डेबल के पास लूटे जा रहे हैं, तो उन्होंने, हजाज बिन यूसुफ ने खत लिखे, लेटर्स फॉर प्रोटेक्शन रिटन टू गवर्नर हजाज बिन यूसुफ, देन लेटर्स रिटन टू राजा दाहिर फॉर क्विक एक्शन, बट राजा दाहिर डिनाइड। ठीक है, हजाज बिन यूसुफ को खत मिले कि हमें बचाओ। उन्होंने, हजाज बिन यूसुफ ने खत लिखा राजा दाहिर को कि आपके इलाके में हमारे मुसलमान जो है वो फंस चुके हैं, आप ही उन पे हमला वगैरह करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं, हमारी औरतें, हमें प्रोटेक्शन दे और इनको आज़ाद छोड़ दें। तो राजा दाहिर ने कहा कि ये भी मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है और मेरा इन पे कोई बस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये
की हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ऐसा है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो इन अदर शटडाउन कॉज है वो हुआ ही नहीं था। हज़ार बिन यूसुफ को लाइक मुसलमानों को ये था कि हमें अपने इस्लाम की प्रीचिंग करनी है, तो एनी हाउ हमें इंडिया में भी घुस के प्रीचिंग करनी है, इस्लाम को फैलाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा दाहिर ने जब डिनाई किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हज़ार बिन यूसुफ सेंट 2 एक्सपीडिशंस थ्रू सी साइड, ठीक है। हज़ार बिन यूसुफ ने 2 बार फ़ौज भेजी समंदर के रास्ते से। एक फ़ौज में था एक फ़ौज का लीडर था अब्दुल्ला बिन नबीहा असलमी, उसके लीडरशिप में फ़ौजी गए और इनको शिकस्त मिल गई। ये मुसलमान आए थे हिंदुओं से अपने मुसलमान भाइयों को छुड़वाने, लेकिन ये हार गए। दूसरी बार एक्सपीडिशन भेजी थी जिसका लीडर था बदियाल मजाली की भी फ़ौज आई थी और दोनों फ़ौज को बहुत डिफीटेड बाय जय सिंह या जयसिया या केशव, ये बेटा ये राजा दाहिर का, जिसने इन दोनों एक्सपीडिशंस को डिफीट कर दिया और दोनों बार हज़ार बिन यूसुफ की आर्मी को शिकस्त हासिल हुई। अब तीसरे टाइम में हज़ार बिन यूसुफ भेजता है अपने सन इन लॉ, जो कि है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आता है 15 से 30 हज़ार की आर्मी से और उसके साथ एक मंजनीक भी शामिल है। मंजनीक एक ऐसी मशीन है जिसमें हम बड़े-बड़े पत्थर ऐड करते हैं और फिर मशीन के थ्रू उसको लोगों के ऊपर उछालते हैं, ठीक है। जैसे हम बमबारी वगैरह करते हैं या मशीन गन होती है, ठीक है। मंजनीक भी ऐसी है जिसमें पत्थर डालते हैं। तो हज़ार बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को 15 से 30 हज़ार की आर्मी में भेजता है, ना कि सिर्फ सी साइड पे बट लैंड के साइड के थ्रू भी, सही है। मोहम्मद बिन कासिम फॉट फॉर 3 कंटीन्यूअस डेज विद राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम आता है रोड की साइड से भी आता है अपनी आर्मी के साथ और दूसरी आर्मी को भेजता है सी साइड से। अब मीन्स दोनों तरफ से घेर लेता है राजा दाहिर को, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम 3 कंटीन्यूअस डे तक राजा दाहिर से मुकाबला करता है, लेकिन राजा दाहिर जो है वो हार नहीं मानता, ना ही मोहम्मद बिन कासिम शिकस्त दे पाता है राजा दाहिर को, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है अब, अ मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है अब, जो राजा दाहिर का मिनिस्टर है, ठीक है, ब्राह्मण शायद उसका नाम था, राजा दाहिर के मिनिस्टर मोहम्मद बिन कासिम, ये दोनों बातचीत करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम पूछता है वज़ीर से, राजा दाहिर के वज़ीर से कि कौन-सी एक कमज़ोरी है राजा दाहिर की, वो मुझे बताओ ताकि मैं इसको शिकस्त दे सकूँ। इस पॉइंट पे राजा दाहिर की कमज़ोरी की पता चलती है, फिर मोहम्मद बिन कासिम उस पे आकर हावी हो जाता है, ठीक है। मिनिस्टर या वज़ीर इन्फॉर्म्ड मोहम्मद बिन कासिम अबाउट वीकनेस ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड रूलर, वो बताता है, राजा दाहिर का वज़ीर मोहम्मद बिन कासिम को बताता है कि हिंदुओं की एक वीकनेस है, मैं आपको बताता हूँ, इसके बदले में आप मुझे कुछ तोहफ़े ताइफ़ देना, ठीक है। इस बात पे राज़ी हो गया मोहम्मद बिन कासिम और वज़ीर। तो एक कमज़ोरी इसने बताई राजा दाहिर के वज़ीर ने कि ये जो टेबल के रिवर पे जो झंडा लहरा रहा है, ये इनका एक ट्रस्टी एक सिंबल है, ये सोचते हैं राजा दाहिर और उसकी फ़ौज सोचती है और हिंदू कुछ कम्युनिटी भी सोचती है कि जब तक ये फ्लैग नीचे नहीं गिरेगा तब तक हम शिकस्त हमें नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने जो मंजनीक वाली जो मशीन ले आता है उससे पत्थर फेंक के वो जो फ्लैग है उसको नीचे गिरवाता है और राजा दाहिर की फ़ौज तब कमज़ोर पड़ जाती है जब उनको ये पता चलता है हमारा फ्लैग नीचे गिर चुका है, हमारे साथ अपशगुन हो गया है, अब हम नहीं जीत सकते। ये जो माइंडसेट था उनके बाद राजा दाहिर को शिकस्त दी मोहम्मद बिन कासिम ने। अ फ्लैग ऑफ लेबर वाज़ थ्रोन डाउन विद द हेल्प ऑफ मंजनीक, देन राजा दाहिर किल्ड इन द बैटल ऑफ अरोड़, ठीक है। जो बैटल ये दोनों लड़ रहे थे उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ अरोड़, ठीक है। अब राजा दाहिर को शिकस्त आ गई, हिंदू कम्युनिटी ने ये सोच लिया कि हमारे साथ अपशगुन हो गया, हमें शिकस्त आ जाएगी। तो राजा दाहिर का जब पता चला उसकी फैमिली को, जैसे रानी बाई उसकी फर्स्ट वाइफ थी, तो रानी बाई ने ये सोचा कि अगर हमारा राजा जो है वो अगर शिकस्त खा चुका है तो अब हम पे हुकूमत करेगा मोहम्मद बिन कासिम और मुस्लिम कम्युनिटी। तो एक अच्छी वाइफ और एक रानी को ये शोभा ही नहीं देगा कि एक रानी दूसरी कौम की जाके गुलाम बनेगी। तो वो क्या करती है रानी बाई विथ एन अदर 6000 वुमेन डिड सती। अब सती क्या है कि एक आग जलाई जाती है, उसमें उसने खुद को जिंदा दफना भेज दिया और कुछ और औरतें थी 6000 अदर वुमेन थी, उन्होंने भी खुद को जो आग थी उसमें खुद को जिंदा जला दिया ताकि हम आज़ादी वाली वुमेन है, हम रानियाँ हैं, हम खुद को गुलाम बनने नहीं देंगी, ठीक है। तो ये सती हो गई, राजा दाहिर मर गया, रानी बाई मर गई और जो केशव था या जयसिया था या जय सिंह राजा दाहिर का बेटा, वो भाग गया वहाँ से। उसने भी कहा मुझे गुलामी पसंद नहीं है, मैं भाग जाता हूँ, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या फतह कर लिया, डेबल फतह कर दिया, नीरो हैदराबाद जो है वो फतह कर लिया, बेरोज फतह कर लिया, सेसन फतह कर लिया, बदिया फतह कर लिया, सिसम अल्लूर जो सक्कर रोहिड के आसपास है, मुल्तान पंजाब और अदर जो भी रिमेनिंग एरिया है उन सब पे हुकूमत कर ली मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने ये देखा कि एक और वाइफ है, ये भी हिस्ट्री कहती है, पता नहीं ये भी सच है या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि राजा दाहिर की एक दूसरी बीवी थी लाडली रानी, जिसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने निकाह कर लिया था, ठीक है। ये भी हिस्ट्री है, मुझे कंफर्म नहीं है, अब हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, ठीक है। सो मोहम्मद बिन कासिम ने ऑफिशियली रूल्ड ओवर सिंध इन 712, ठीक है। ये यहाँ की सारी हिस्ट्री थी। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, ये डिबेट चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ लूटर और अ हीरो, ठीक है। अब अगर हम नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अब हमारा जो राजा दाहिर था, जो सिंध का सपूत माना जाता है, उसको शिकस्त दी थी मुसलमानों ने, तो मुसलमानों ने आकर सही किया या गलत किया, ठीक है। तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मुसलमानों का दौर शुरू होता जा रहा है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम को वो हीरो समझते हैं, लेकिन जो सिंध के लोग हैं वो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद बिन कासिम को लूटर समझते हैं। तो सिंधी लिटरेचर में मोहम्मद बिन कासिम को विलन कंसीडर किया जाता है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में मोहम्मद बिन कासिम को हीरो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डेथ कैसे होती है मोहम्मद बिन कासिम की,
मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ औरतों को बगदाद भेज दिया था कि ये कुछ औरतें हैं इन इलाकों की, उनके साथ 2 बेटियाँ थी राजा दाहिर की। रिमेनिंग वुमेन वर सेंट टू बगदाद अलॉन्ग विद 2 डॉटर्स ऑफ राजा दाहिर नेम्ड सूर्या देवी एंड कमला देवी। ठीक है, ये 2 बेटियाँ थी राजा दाहिर की जिसको बगदाद भेजा दिया गया था। ठीक है, अब बगदाद में कौन था? हमारा मिनिस्टर था, गवर्नर था कौन सा? हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के सामने इन 2 बेटियों में से जो कमला देवी है इसने गवाही दी हज्जाज बिन यूसुफ को कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, हमें बहुत मोलेस्ट किया है, हमारे इज़्ज़तें जो है पामाल की हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आता है। एक तो वो अपने सन इन लॉ को में से ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दूसरी विमन को ये मोलेस्ट करे, और दूसरी बात कि हम मुसलमान हैं, हम पे तो ये फ़र्ज़ भी नहीं बनता कि हम दूसरी औरतों को ये नीचा वगैरह दिखाएँ। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया और कैद खाने में ही उसकी जो है वो डेथ हो गई। एक ये बोलते हैं कि कैद खाने में कत्ल करवा दिया गया था। एक बोलते हैं कि कत्ल नहीं करवाया गया, बस कैद खाने में उम्र कैद की सज़ा मिली थी। दूसरे कहते हैं कि कैद खाने में जाकर खुद कत्ल कर दिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, सो अक्यूज़्ड ऑफ मोलेस्ट अपॉन मोहम्मद बिन कासिम एंड कॉल्ड बाय गवर्नर एंड ही गॉट अ डेथ पेनल। ठीक है, उसके बाद द एंड किसका होता है? बुद्धिज़्म का एंड होता है और हिंदू कम्युनिटी की रूलिंगशिप का एंड हो जाता है, और वहीं से मुसलमानों की रूलिंग स्टार्ट हो जाती है सिंध में, इंडिया में। यहीं से मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू, उसके एक्सपीडिशंस के थ्रू सिंध में मुसलमान आते हैं और अपनी हुकूमत करते हैं 1200 साल तक। ठीक है, थैंक यू।